नमस्कार, आदाब। आपके साथ मैं स्मिता शर्मा हूं और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब स्टेशन स्मिता शर्मा जर्नलिस्ट। दोपहर के 1 बजे हम फिर से हाजिर हैं सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबरें और उसके सार और विश्लेषण को लेकर। और आज हमारी जो नजर बनी हुई है वो अमेरिका से आने वाली एक अनाउंसमेंट पर है, जो इस वक्त आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं कि अमेरिका ने ताइवान को बेचे जाने वाले लगभग 14 अरब डॉलर वर्थ ऑफ एक सेल्स पैकेज पर फिलहाल के लिए रोक लगा दी है। अब ये खबर क्यों जरूरी है, इस पर मैं बात करती हूँ। क्योंकि आपको पता ही है, अभी हमने कुछ ही दिन पहले देखा, 6 दिन ही हुए हैं कि डोनाल्ड ट्रंप शी जिनपिंग के साथ मुलाकात कर रहे थे चीन में। और चीन में जब इन दोनों नेताओं के बीच में मुलाकात हुई तो काफी गर्मजोशी से स्वागत किया गया। दोनों नेता जो हैं टहलते हुए नजर आए। लेकिन इससे ताइवान के प्रेसिडेंट के लिए चिंताएं बढ़ गई हैं, क्योंकि इस बातचीत में ताइवान का मसला उठाया गया था शी जिनपिंग की तरफ से। शी जिनपिंग ने अपनी बातचीत की ओपनिंग रिमार्क्स में थ्यूसिडाइडिस ट्रैप का इस्तेमाल किया था, कहने के लिए अमेरिका की आप हर जगह जो है आप जंग छेड़ते हैं, अनएंडिंग वॉर्स आप करते हैं। दूसरी बात है, डोनाल्ड ट्रंप ने खुद बताया था यूएस एयरफोर्स वन में जब वो लौट रहे थे पत्रकारों को कि शी जिनपिंग ने ताइवान का मसला उठाया, जिस पर मैंने अपना कमिटमेंट नहीं दिया, मैं नॉन कमिटेड रहा। ताइवान एक रेड लाइन है चीन के लिए। चीन कहता है कि ऑब्वियसली ताइवान हमारा हिस्सा है और इसमें कोई भी एक्सटर्नल इंटरफियरेंस हमको मंजूर नहीं है। अब देखिए, ताइवान और अमेरिका के बीच में पहले कूटनीतिक संबंध हुआ करते थे, लेकिन 1979 में 1979 में जब समीकरण बदले तो वॉशिंगटन डीसी ने बीजिंग को डिप्लोमेटिकली रिकॉग्नाइज किया, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना को। और उन्होंने कहा कि एक वन चाइना पॉलिसी है जिस पर हम यकीन करते हैं, और इस वन चाइना पॉलिसी के तहत ताइवान दरअसल चीन का हिस्सा है। लेकिन ताइवान के साथ अमेरिका के जो आर्थिक कमर्शियल रिश्ते थे वो जारी रहे। ताइपई की जो एक कल्चरल आर्ट सेंटर है, कमर्शियल सेंटर है, उनके जरिए इंगेजमेंट्स जारी रहती हैं। और ताइवान आज भी अमेरिका का सबसे हाईएस्ट जो है वेपन्स बायर है। दो बहुत लार्ज ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं ताइवान और अमेरिका। तो ऐसे में अब जो ये खबर आई है, जिसमें अमेरिका के जो इस वक्त अंतरिम नेवी सेक्रेटरी हैं हंग चाओ, उन्होंने कहा है कि हम इस वक्त इस 14 अरब डॉलर के सेल्स को इसलिए होल्ड पर रख रहे हैं, ताइवान को नहीं बेच रहे हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे लिए कोई शॉर्टेज ना हो इस मौजूदा ईरान युद्ध में। Right now, we are doing a pause in order to make sure we have the munitions we need for Epic Fury, which we have plenty. इसके देखिए दो बहुत अहम मायने हैं। एक तरफ अमेरिका ये मान रहा है कि उनकी एम्यूनिशंस बहुत डिप्लीट हुई हैं। इस पर हमने व्लॉग्स भी किया है, अमेरिकी मीडिया इस पर रिपोर्ट कर रहा है, क्योंकि खाड़ी क्षेत्र में जो अमेरिका के मिलिट्री बेसिस थे 90s के बाद से, जो वहां पर सैन्य बेसिस बनाए, उनको तो ईरान ने बहुत नुकसान पहुंचाया। अमेरिकी पर्सनल, अमेरिकी जो सोल्जर्स हैं, वो पब्लिकली अब उन मिलिट्री बेसिस से ऑपरेट नहीं कर पाते हैं गल्फ कंट्रीज से। अमेरिका के बहुत सारे ऐसे 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट्स हैं, इंटरसेप्टर सिस्टम्स हैं, रेडार कम्युनिकेशन सिस्टम्स हैं। अरबों डॉलर का नुकसान जिनको हुआ है ईरान की जवाबी हमले में। और ये बात खुद अमेरिका मान भी रहा है, अपने कांग्रेस में भी उसने इस बात को जो है कल एक्सेप्ट किया है, स्वीकार किया है। और जब दोबारा से जब अब नेवी सेक्रेटरी कहते हैं कि हमको अभी हथियार हम इसलिए ताइवान को नहीं दे पा रहे ताकि हमें हथियारों की शॉर्टेज ना हो जाए, एक युद्ध जिसकी शुरुआत हुई 28 फरवरी को जब इजराइल ने हमला किया, मुश्तबा खामनेई की अयातुल्ला अली खामनेई की असैसिनेशन होती है और उनके बेटे मुश्तबा खामनेई नए जो हैं वो अयातुल्ला बनते हैं, सर्वोच्च नेता बनते हैं। 28 फरवरी से लेकर आज आप सोचिए कि अब हम जब 22 मई की बात कर रहे हैं, लगभग 3 महीने होने चले हैं, ये युद्ध खत्म नहीं हुआ और अमेरिका को इतना भारी नुकसान हो रहा है। तो एक तरफ ये एक कन्फेशन है कि हमको नुकसान हो रहा है, दूसरी ओर ये ताइवान के लिए चिंताजनक बात है कि क्या शी जिनपिंग के दबाव में आकर डोनाल्ड ट्रंप फिलहाल इस पैकेज को होल्ड पर रख रहे हैं, क्योंकि इस पैकेज को पिछले साल क्लियर कर देना था। दिसंबर में ये 11 अरब डॉलर का एक आर्म्स सेल्स का पैकेज था, अब तक का सबसे बड़ा ये आर्म्स सेल्स का पैकेज है जो अमेरिका की तरफ से आर्म्स और बहुत एडवांस एयरक्राफ्ट्स और वेपन्स ताइवान को बेचे जाएंगे। फिर ये 14 अरब डॉलर का हुआ और अब उसे होल्ड पर रख दिया गया। तो आप सोचिए कि जब ये खबरें भी आ रही हैं, एक सीबीएस न्यूज की भी रिपोर्ट है कि अमेरिका की ज्यादा थाड़ बर्बाद हो गई हैं इजराइल को प्रोटेक्ट करने में।
इजराइल के पास जो है वो फिर भी ठीक है। तो एक और चिंताजनक बात है कि जिस इजराइल की वजह से आप ये युद्ध लड़ रहे हैं और जिसको लेकर आप अपने सांसदों को, अपने इंटेलिजेंस कमिटी को अभी तक कन्विंस नहीं कर पाए हैं कि क्या आपको इमिनेंट थ्रेट था कोई ईरान से, कि इस युद्ध में आपको कूदना पड़ा, क्यों खींचे गए आप इस युद्ध में? आपके ज्यादा मिसाइल्स को नुकसान पहुंचा है कंपेयर टू इजराइल। चीन तो दूर से देख रहा है इस खेल को, चीन के आर्म्स एमिनेशन को कोई नुकसान नहीं हो रहा है, बल्कि चीन खाड़ी से लेकर ईरान तक अपने डिफेंस सप्लाईज वो बेच रहा है, पैसे कमा रहा है, अपनी टेक्नोलॉजी दे रहा है, सर्वेलेंस कर रहा है। और आपके जो अमेरिकी इतनी एडवांस जनरेशन एयरक्राफ्ट हैं उनकी भी टेस्टिंग हो रही है युद्ध में कि आप कितने कारगर हैं। उनको अगर ईरानियंस गिरा दे रहे हैं तो इसका मतलब है वो उतने कारगर और इनविंसिबल भी नहीं है जितना कि आप दुनिया भर को दिखाते हैं जब आप अपने ये वेपन्स को बेचते हैं। देखिए ये रिपोर्ट है कि यूएस रिपोर्टेडली यूज्ड ओवर हाफ इट्स थर्ड इंटरसेप्टर्स डिफेंडिंग इजराइल फ्रॉम ईरान। और ये जब बर्बाद होते हैं तो ऐसा नहीं है कि भले ही बहुत पैसा हो, आप सुपर पावर मुल्क हैं, आप सबसे बड़ी इकोनॉमी है, लेकिन रातों रात आप इनको रिप्लेस नहीं कर सकते। आपकी रेडार कम्युनिकेशन सिस्टम्स जब खराब होती है तो कम से कम 6-8 महीने 1 साल का वक्त लग जाता है उनको रिप्लेस करने में। तो एक तरफ जहां ये अमेरिका की जनता के लिए भी चिंताजनक बात है कि आपकी आर्मी, आर्म फोर्सेस और उनकी जो सैन्य क्षमता है वो कितनी कमजोर पड़ी है। दूसरी ओर ये ताइवान के लिए सोचने वाली बात है कि क्या अमेरिका का जो कमिटमेंट था ताइवान को लेकर, क्योंकि एक आप चेस बोर्ड में मोहरे के तौर पर, एक कार्ड के तौर पर इस्तेमाल करते रहे ताइवान का, ताइवान को एज ए कंट्री मेंशन नहीं करते हैं, अमेरिकी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है उसमें लोकेशन के तौर पर आप उसको देखते हैं, लेकिन क्या वो कमिटमेंट कम हो गया है? और ये भारत के लिए भी सोचने वाली बात है क्योंकि अमेरिका के जो इस वक्त सेक्रेटरी ऑफ वॉर है मार्को रूबियो, वो इस हफ्ते दिल्ली में होंगे और यहाँ पर क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक होगी। क्वाड यानी कि वो फोरम जिसमें अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया शामिल हैं। और इसे एक काउंटरवेट के तौर पर देखा गया था चीन के खिलाफ इन दी इंडो पैसिफिक रीजन। गलवान के बाद से इसमें ज्यादा गर्मजोशी देखने को मिली, शिखर स्तर की वार्ताएं हो रही हैं। 2017 तक भारत थोड़ा सा हेजिटेंट रहता था क्वाड को लेकर, लेकिन अब क्वाड को लेकर सवाल खड़े होने लगे हैं उसकी रेलेवेंस को लेकर, क्योंकि अमेरिका अगर शी जिनपिंग के दबाव में है, शी जिनपिंग जिन्होंने साफ रेडलाइंस ड्रॉ कर दिए थे और चीन के स्टेटमेंट में कहा गया था कि हमारी जो बातचीत हुई है, क्योंकि अमेरिका दावा कर रहा था कि चीन हमसे बोइंग खरीदेगा, चीन ने कह दिया है कि हॉर्मुज स्ट्रेट का मिलिटराइजेशन सही नहीं है, कि हॉर्मुज स्ट्रेट में नाकेबंदी नहीं होनी चाहिए, टोल नहीं लिया जाना चाहिए। इन सब बातों को चीन ने पब्लिकली अपनी रीडआउट्स में नहीं कहा, लेकिन चीन ने जरूर कहा कि आप हमारे म्यूचुअल इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए, हमारे अंदरूनी मसलों में आप हस्तक्षेप नहीं करेंगे, हमारी संप्रभुता की आप इज्जत करेंगे। तो ये रेड लाइन को लेकर अगर शी जिनपिंग ने दबाव बनाया है, क्या डोनाल्ड ट्रंप इसलिए झुक रहे हैं ताकि ईरान के साथ जो गतिरोध जारी है हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर उसमें कोई बात बन सके, और फिर क्वाड की क्या रेलेवेंस रह जाती है? ये तमाम सवाल इस वक्त बरकरार हैं। और कल आपको बताया था मैंने कि ईरान के साथ एक अंतरिम समझौता लग रहा है कि काफी जल्दी उसकी घोषणा हो सकती है। वो बातचीत का दरवाजा खुला है, पाकिस्तान की तरफ से भी कोशिशें जारी हैं। मोहसिन नकवी जो कि इनकी इंटीरियर मिनिस्टर हैं, वो लगभग 24 घंटे में दूसरी बार तेहरान में हुक्मरानों से मुलाकात कर रहे हैं, टॉप लीडर्स के साथ मुलाकात कर चुके हैं जिनमें पेजेश्कियां से लेकर अब्बास अराक्ची शामिल हैं। ईरान प्रपोजल्स पर रिस्पॉन्ड भी कर रहा है अमेरिका के, लेकिन जो पेच फंसा है वो ये फंसा है कि मुश्तबा खामनेई की तरफ से कहा जा रहा है कि जो इनरिच्ड यूरेनियम स्टॉकपाइल है उसको ईरान किसी तीसरे मुल्क में नहीं रखेगा। वो बिल्कुल नाना है, लक्ष्मण रेखा है, और यहां बात फंसी हुई है क्योंकि उस जिद पर अड़ा हुआ है अमेरिका। लेकिन अमेरिका को यह सोचना होगा कि कोई भी जब न्यूक्लियर निगोशिएशंस होते हैं इस तरीके के, 1 या 2 दिन में नहीं हो सकते हैं, 3 महीने में नहीं हो सकते हैं। JCPOA जो न्यूक्लियर समझौता हुआ था ईरान और P5+1 मुल्कों के बीच में, जिसमें ईरान ने हामी भरी थी कि जो अंतर्राष्ट्रीय मॉनिटरिंग एजेंसी है परमाणु, IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, जो एनर्जी एजेंसी है, उनकी मॉनिटरिंग होगी, वो स्वीकार्य था ईरान को। लेकिन तब से लेकर अब तक, और वो 2018 में उस डील को गुड बाय कहा था डोनाल्ड ट्रंप ने, काफी अच्छा डील था वो। आपने अब बदले हुए सूरत हाल में आप ईरान पर दबाव बना रहे हैं कि वो हामी भर दे तमाम आपकी शर्तों पर, जो नहीं होने वाला है, क्योंकि आप पर भरोसा नहीं कर सकता ईरान। लगातार आप उन पर कई बार हमले कर चुके हैं और आप ही की वजह से अयातुल्ला अली खामनेई की किलिंग होती है 28 फरवरी को, मुश्तबा खामनेई बनते हैं अयातुल्ला। आपने एक हार्डलाइन सरकार को वहां पर पुश कर दिया है, और ज्यादा कट्टर सरकार को। अली लारिजानी, अब्बास अराक्ची जो पहले वेस्टर्न मुल्कों से बात करते थे, आज उनके ऊपर IRGC हावी है।
आईआरजीसी के अंदर काफी सारे कमांड्स बन रहे हैं जो ज्यादा कट्टर हैं पहले से, जिनको लग रहा है कि हॉर्मुज स्ट्रेट को तो हम छोड़ ही नहीं सकते हैं, वो तो हमारे लिए सबसे बड़ा सामरिक चाबी। 28 फरवरी के पहले हमने तो रियलाइज ही नहीं किया कि वो हमारे लिए कितना बड़ा स्ट्रेटेजिक लीवरेज है। और हॉर्मुज स्ट्रेट पर भी जो है ईरान बार बार यही कह रहा है कि हम ओमान के साथ मिलकर अब एक नाकेबंदी की प्रक्रिया को हम फॉर्म अप कर रहे हैं, फॉर्मलाइज कर रहे हैं। पर्शियन गल्फ स्ट्रेट अथॉरिटी के बाकायदा ऑफिशियल जो हैं कॉन्टैक्ट डिटेल्स दिए गए हैं सोशल मीडिया पर कि आप इनको ईमेल कीजिए, अपने शिप के बारे में बताइए, तब हम आपके जहाज़ों को जाने देंगे। अगर आप जंगी जहाज़ नहीं है, किसी दुश्मन मुल्क से नहीं है, कि आप किस देश के कंटेनर्स हैं, आप बताइए हमें। अगर हमारे साथ रिश्ते अच्छे हैं तो हम जाने देंगे जहाज़ों को। तो आप इन्हें और पुश कर दिया हार्डलाइन होने के लिए। और यहाँ पर निश्चित रूप से नेतन्याहू बार बार पुश कर रहे हैं अमेरिका को कि आप युद्ध की बहाली कीजिए, रिजम्पशन करें। ये ईरानियन सिर्फ टाइम बाइंग कर रहे हैं टॉक्स को लेकर, ताकि वो अपनी इनरिचमेंट को बढ़ा सके। और ये खबरें भी आ रही हैं कि नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में मतभेद काफी बढ़ गए हैं। इनफैक्ट कुछ मीडिया सोर्सेज ये बता रही हैं कि अभी हाल में जो बातचीत हुई, जो सबसे ताजा बातचीत हुई, उसमें इतने गहरे मतभेद थे कि नेतन्याहूज हेयर वाज ऑन फायर। तो इजराइल की कोशिश रहेगी कि कैसे इस युद्ध की बहाली करें। बातचीत के दरवाजे अभी भी पूरी तरीके से बंद नहीं हुए हैं। डोनाल्ड ट्रंप का जो ताजा बयान है आपको वो भी हम सुना देते हैं। And we'll see, but either we're going to get it one way or the other. They're not going to have a nuclear weapon. You know, when people hear it, because oftentimes they won't put up the second part of the sentence having to do with, I'll say, this is more important than anything that we have to talk about, and usually they'll cut it off, the fake news. I said, because this is the nuclearization of a country that some people would say is somewhat crazy, and we cannot let Iran have a nuclear weapon. That's all it is. We can't let it. You will have a nuclear war in the Middle East, and that war will come here. That war will go to Europe. We cannot let that happen, and it won't happen. It's not going to happen. That's more important than anything else. We can't. I can think of nothing that's more important than the fact that we cannot let Iran have a nuclear weapon, and we won't. Can they keep their highly enriched uranium? No. We get the highly enriched. We will get it. We don't need it. We don't want it. We'll probably destroy it after we get it, but we're not going to let them have it. तो वी विल नॉट लेट देम हैव इट। अब डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि जो इनरिच्ड यूरेनियम है उनके पास नहीं रह सकता है, हम भले ही उसको लेकर डिस्ट्रॉय कर दे। ईरान कह रहा है कि ना हम अपने अधिकार को गिव अप करेंगे। अमेरिका ने कहा था कि कम से कम 20 साल तक आप इनरिच ना करो। और अब जो हार्डलाइनर्स हैं विद इन ईरान वो ये कह रहे हैं कि हम किसी तीसरे मुल्क को भी नहीं सौंपेंगे। पहले ये लगभग इस फरवरी में बात हो चुकी थी जब ओमान उसमें हस्तक्षेप कर रहा था कि हम रूस को दे देंगे और आईआईए की मॉनिटरिंग रहेगी। तो अब ताइवान के लिए बड़ी चिंताजनक बात है कि ईरान युद्ध के साये की वजह से डोनाल्ड ट्रंप जो शी जिनपिंग के साथ रीसेट कर रहे हैं, क्या ताइवान को लेकर उनका कमिटमेंट कमजोर पड़ रहा है? इंडियन ओशन रीजन के लिए, ताइवान स्ट्रेट के लिए इसके क्या मायने होंगे और क्वाड की आखिर क्या अहमियत रह जाती है? तमाम ये सवाल बरकरार हैं। बहुत इंटरेस्टिंग बातचीत इस पर की थी मैंने एम्बेसडर अशोक कांता से द फॉरेन पॉलिसी डायलॉग पॉडकास्ट में। एक पुरानी बातचीत है एम्बेसडर राकेश सूद के साथ में ईरान के साथ तमाम परमाणु कार्यक्रम की पेचीदगियों को लेकर। उन तमाम वीडियोस को आप हमारे लाइव सेक्शन और वीडियो सेक्शन दोनों में देख सकते हैं। अभी के लिए बस इतना ही। फिर से वही कहूंगी मैं, बातचीत जारी है, भले ही बहुत फ्रेजाइल सिचुएशन में है। सीज फायर, धमकियां दोनों ओर से जारी हैं, लेकिन कोशिश है कि बातचीत किसी तरीके से आगे बढ़े, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ये बार बार सिग्नल्स दे चुके हैं। उनकी ना मिलिट्री, ना उनकी सीआईए, ना उनकी आर्म्ड फोर्सेस इस वक्त चाह रही है कि दोबारा से युद्ध शुरुआत हो, क्योंकि बहुत नुकसान हुआ है आर्म्स एमिनेशन का। जाने तो गई ही हैं अमेरिकी सोल्जर्स की, लेकिन बहुत भारी नुकसान हुआ है इनके मिलिट्री एसेट्स को, जो रातों रात वो रीबिल्ड नहीं कर सकते हैं, चाहे इनके पास जितना भी पैसा क्यों ना हो। तो इसीलिए तमाम डेवलपमेंट्स को एक साथ देखना बहुत जरूरी है। और शी जिनपिंग पब्लिकली ईरान को नच करेंगे अमेरिका की मदद करने के लिए, ऐसा तो होने वाला नहीं है, लेकिन क्या शी को खुश करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप आर्म सेल्स को होल्ड पर रख रहे हैं ताइवान के लिए? ये सवाल निश्चित रूप से यहाँ पर बरकरार है। अभी के लिए मेरे साथ बस इतना ही। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। एक ग्राउंड रिपोर्ट आपके लिए आज शाम आप देख सकते हैं। नोएडा के मजदूरों के हालत पर इस युद्ध का जो असर है लगातार, वो सबसे गरीबों पर देखने को मिल रहा है। कल हमने जो स्ट्राइक पर गए हुए दिल्ली के टैक्सी ड्राइवर्स हैं, उनके दर्द को आप लोगों तक पहुंचाया था। आज नोएडा के मजदूरों की बात हम वापस से करेंगे। उनके बारे में बात सिर्फ तब नहीं होनी चाहिए जब बहुत हो हंगामा हो, आगजनी हो। उस रिपोर्ट को भी आप देख सकते हैं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। नमस्कार, शुक्रिया, आदाब।